हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्लास 11th का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देख सकते हो, उस क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, वित्त के किस स्रोत को वित्त का सस्ता स्रोत कहा जाता है, और वित्त के इस स्रोत की परिभाषा लिखिए और इसके गुण बताइए। मतलब वित्त के जो जो आपका फाइनेंस है उसका सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या है वो बताना है आपको, और जो भी सोर्स है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में उसके आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है गाइस। तो गाइस, बात करें वित्त के सबसे सस्ते स्रोत की, तो वित्त का सस्ता स्रोत क्या होता है? ऋण पत्र होता है, जो किसी कंपनी द्वारा जारी किया गया ऋण पत्र इस बात की पावती होती है। पावती मतलब प्रूफ होता है कि कंपनी ने एक निश्चित राशि उधार ली है। इसका मतलब कंपनी ने क्या लिया है? लोन के रूप में कुछ पैसा लिया है, जिसे वह भविष्य की तारीख में चुकाने का वादा करता है। मतलब ये क्या होता है? एक तरीके से डिवेंचर होता है। क्या होता है बेटा? डिवेंचर्स। ठीक है। अब आगे बात करें तो इसमें आया था कि इसकी डेफिनेशन हमने बता दिया। अब बात करेंगे ऋण पत्र के गुण क्या है। गुण का मतलब प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो क्या क्या होता है दोस्तों? पहला गुण यह है कि यह उन निवेशकों द्वारा पसंद किया जाता है। यह उन इन्वेस्टर के द्वारा लाइक किया जाता है जो क्या करते हैं, एक तरीके से जो कम जोखिम के ऊपर क्या चाहते हैं, अपनी इनकम को चाहते हैं। तो किनके द्वारा पसंद किया जाता है? जो कम जोखिम के ऊपर अपना पसंद करना चाहते हैं। दूसरा, ऋण पत्र स्थिर प्रभाव वाले कोष है। ऋण पत्र क्या एक तरीके से फिक्स प्रभाव वाले कोष है, और कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी में हिस्सा नहीं लेते। अगर कंपनी को लाभ होता है तो उसमें वो कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं लेते हैं। ये केवल होते हैं क्या, एक तरीके से फिक्स, इनको क्या चाहिए होता है? इनका ब्याज चाहिए होता है। तीसरी इसके गुण क्या है गाइस? ऋण पत्र उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब बिक्री की गई और कमाई अपेक्षाकृत क्या होती है? स्थिर होती है। मतलब ऋण पत्र डिवेंचर उस समय बेस्ट होता है जब आपकी बिक्री और आपकी इनकम क्या होती है? एक तरीके से स्टेबल होती है। तो उस पोजीशन में हम क्या कह सकते हैं? यह ऋण पत्र बेस्ट होता है। ठीक है बेटा। अगला है कि ऋण पत्रधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। ऋण पत्रधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। ऋण पत्र के माध्यम से वित्त पोषण करने के प्रबंध का सबसे सस्ता साधन एक तरीके से। और क्या होता है? समता शेयर धारकों, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका नियंत्रण जो होता है कम नहीं होता है, कंट्रोल कम नहीं होता। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जितने भी क्या होते हैं ऋण पत्र, मतलब जितने लोगों के पास भी डिवेंचर होता है वो एक तरीके से वोटिंग राइट नहीं होता है। साथ ही हम कह सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में किसी भी तरीके से भागीदारी नहीं रखते हैं। साथ ही जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, समता धारक होते हैं, उनका कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी नियंत्रण कम नहीं होता। ये तो इसका चौथा पॉइंट है, जो कि एक खास पॉइंट है। पांचवा, ऋण पत्र वित्त का एक ऐसा सस्ता स्रोत है जो सबसे ईजी तरीके से मिलता है। क्यों? क्योंकि इस पर ब्याज क्या होता है? एक तरीके से फिक्स होता है, जो एक कर कटौती योग्य नहीं है। मतलब कोई भी आपको चार लिखना है। और अब क्या सस्ता स्रोत है? क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है? एक तरीके से टैक्स में डिडक्शन में हेल्प नहीं मिलती है। मतलब आप जब टैक्स पे करते हो तो आप बता सकते हो क्या कि भाई हमने टैक्स पे किया है। ठीक है। तो आपको कोई 4 पॉइंट लिखने हैं तो आप लिख देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गाइस, आगे बात करते हैं कि वित्त का स्रोत। गाइस, अगला क्वेश्चन है, वित्त का कौन सा स्रोत है जो कंपनी के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपको फाइनेंस का वो सोर्स बताना है जो कंपनी का एक तरीके से मालिक होता है, और इसकी क्या बतानी है? आपकी मुख्य विशेषताएं बतानी है और गुण बताने हैं। साफ सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, यानी कि समता अंश की बात कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर आपका ये रहा। क्या आंसर है इसका? समता अंश पूंजी क्या होता है? एक तरीके से वित्त का एक स्रोत होता है जो कंपनी का स्वामी होता है। ठीक है, प्रतिनिधि करता है। और समता अंश की पूंजी की जो भी होता है उनका विशेषता क्या है? ये रहा। पहला विशेषता क्या है कि कंपनी के लिए क्या एक तरीके से आधारभूत शर्त होता है। मतलब अगर कोई भी कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर्स होने जरूरी हैं। दूसरा, उनको लाभांश का एक निश्चित राशि नहीं मिलती है, बल्कि लाभांश बंटने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से कोई मिलता है, और कई बार नहीं भी मिलता है। समता अंश धारकों को अपशिष्ट स्वामी इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी की आय के सभी दावे पूरा होने के बाद बची आय समता धारकों को ही मिलती है। देखो जो मैंने ऊपर सेकंड पॉइंट बताया उसी का ही बता रखा है। और क्या है इसमें? फोर्थ में कह रहा है, समता शेयर धारकों के पास मतदान का अधिकार होता है, और वह सभी बैठकों में भाग लेते हैं, निर्णय लेते हैं। अर्थात कह सकते हो क्या कि उनको वोटिंग देने का एक राइट्स होता है। ठीक है बेटा।
अगला पढ़ते हैं, समता अंश पूंजी के क्या क्या लाभ हैं। तो समता अंश पूंजी के लाभ ये हैं कि इक्विटी शेयर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है जो अधिक आय चाहते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसमें जोखिम भी अधिक होता है। ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हो, समता अंशधारकों को लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है कि उनको डिविडेंड हमेशा मिलेगा ही, कई बार मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिलता। इसलिए इस संबंध में कंपनी कोई वित्तीय बोझ, इसलिए कंपनी पर इसका कोई फाइनेंशियल क्या कह सकते हो तरीके से बर्डन नहीं होता है, वित्तीय बोझ नहीं होता है। अगले पॉइंट की बात करें बेटा, तो समता पूंजी स्थायी पूंजी के रूप में कार्य करती है। क्या कह सकते हो, जो समता पूंजी होती है, जो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, वो फिक्स कैपिटल के रूप में वर्क करता है, क्योंकि इसे कंपनी के समापन मतलब जब कंपनी बंद होती है उसी समय पेमेंट करना पड़ता है। ये एक तरीके से फिक्स कैपिटल का काम करती है। कंपनी की परिसंपत्तियों पर कोई शुल्क बनाए बिना समता अंशों के माध्यम से सेकोस जुटाया जाता है। मतलब कंपनी के जो असेट होते हैं उनके ऊपर कोई भार नहीं आता, कोई कह सकते हो शुल्क नहीं लगाया जाता। डायरेक्टली क्या होता है, जब आपको पैसा चाहिए तो समता अंशों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका कौन सा आंसर था, इक्विटी शेयर कैपिटल वाला। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगला वीडियो अभी क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयात जो दस्तावेज होते हैं उनके बारे में व्याख्या करना है। किसके बारे में, प्रारूप बीजक के बारे में, प्रवेश बिल के बारे में, साख पत्र के बारे में और विनिमय पत्र के बारे में। मतलब जब भी आप आयात मंगाते हो, आयात कराते हो, तो आपको ये 4 पॉइंट बताने पड़ते हैं, इनके बारे में हम बताते हैं। तो गाइस आपको ये 4 पॉइंट बताने हैं, तो इसका आंसर अब आगे करेंगे। तो देखिए इसका आंसर ये रहा। तो प्रारूप बीजक क्या होता है दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट बता रहा है प्रारूप बीजक क्या होता है। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें खरीदार मतलब जो सामान मंगा रहा है, आयातक क्या करता है, आपूर्तिकर्ता मतलब जो निर्यातक होता है उसकी अपेक्षित सामान की आपूर्ति के लिए आदेश देता है। मतलब प्रारूप बीजक क्या होता है, एक तरीके से जिसने सामान मंगाया है वो ऑर्डर देता है कि भाई मुझे इतना सामान चाहिए, इस एड्रेस पे चाहिए, इस तरीके से। तो आदेश या इंडेंट में जानकारी होती है, क्या कह सकते हैं दोस्तों, आदेश या इंडेंट। आदेश या इंडेंट में क्या होती है, एक तरीके से जानकारी होती है जैसे कि आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता, कीमत वसूल की जाने वाली, सामान भेजने की विधि, पैकिंग की, सब कुछ मतलब इसमें लिखा रहता है जो भी आपको सामान चाहिए। तो क्या बोलोगे, प्रारूप बीजक क्या एक तरीके से, यह एक दस्तावेज होता है, एग्रीमेंट एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो सामान खरीद रहा है और जिससे खरीद रहा है उसको बताया जाता है कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, इस हिसाब से चाहिए, इसकी क्या क्वालिटी है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, पूछा जाता है। दूसरा है दोस्तों प्रवेश बिल। प्रवेश बिल की क्या नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, प्रवेश बिल। तो प्रवेश बिल क्या होता है, एक तरीके से यह एक फॉर्म होता है जो क्या बताता है, सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा आयातक को दिया जाता है। प्रवेश बिल क्या एक फॉर्म होता है जो एक तरीके से सीमा शुल्क मतलब जो बॉर्डर टैक्स लगता है वहाँ के कार्यालय द्वारा किसको दिया जाता है, जिसने सामान को मंगाया है, किसको दिया जाता है, जिसने सामान को आयात करवाया तो उसको दिया जाता है। यह सामान प्राप्त करते समय आयातक द्वारा भरा जाता है, किसके द्वारा, जो सामान को मंगाता है। कब, जब वो सामान को प्राप्त करता है। इसे 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। पहला सीमा शुल्क कार्यालय में जमा होता है, फिर इसके बाद कह सकते हैं प्रविष्ट के बिल में आयातक का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, जहाज का नाम होता है, पैकेज मतलब जो सामान होने चाहिए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं जो आपको एक तरीके से बताना पड़ता है, किसको, जिसने सामान को मंगाया है। आयातक मतलब होता है इम्पोर्टर, और जो सामान सेंड कर रहा है एक तरीके से उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर। ठीक है। तो इसमें माल का नाम, पता, गंतव्य का स्थान का मतलब है कहाँ पे सामान को भेजना है। सीमा शुल्क क्या है, कितना टैक्स लगेगा, कितना माल का नाम क्या है, पता क्या है, सब कुछ। अगला है दोस्तों साख पत्र। इसे क्या कहते हैं, क्रेडिट पेपर भी कहते हैं एक तरीके से। यह एक दस्तावेज होता है जिसमें क्या है, आयातक के बैंक की तरफ से, जिसने सामान को मंगाया है उसकी बैंक की तरफ से, जिससे सामान मंगाया उसके बैंक के लिए क्या होती है, गारंटी होती है कि हाँ भाई मैं पेमेंट करूँगा। यह एक निर्यातक द्वारा क्या होता है, आयातक को माल के निर्यात के लिए जारी की गई बिल की एक निश्चित राशि तक का भुगतान करने के लिए उपक्रम करता है। मतलब अगर हमने एक्स ने क्या करा, एक पर्सन है, इसने वाई से सामान मंगाया, तो ये क्या करेगा ना, एक बैंक बताएगा जिसके अंदर बैंक क्या करेगा, इसको गारंटी देगा कि भाई मैं इतना सामान का पेमेंट कर दूंगा। ये साख पत्र होता है।
चौथा क्या है, विनिमय पत्र होता है। विनिमय पत्र क्या होता है, एक तरीके से लिखित पत्र होता है जिसके तहत जारी करने वाला व्यक्ति दूसरे के पक्ष को एक निश्चित व्यक्ति या साधन के वाहक को एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश देता है। एक निर्यात आयात लेन देन के संदर्भ में निर्यातक द्वारा विनिमय बिल लिखा जाता है। मतलब विनिमय का मतलब क्या है, यहाँ पे खरीद और जो हमने खरीद फरोख्त की है उसके बिल, उस बिल को बताया जाता है, जो बाद में क्या होता है, एक निश्चित व्यक्ति या विनिमय के बिल के वाहक द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए कहता है, उतना ही भुगतान करने के लिए कहता है जितना बिल के ऊपर लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन था दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।